साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोलर क्वेस्ट में। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हाल ही में ट्रंप के साथ जिस तरह का दुनिया बर्ताव कर रही है, संभवतः ट्रंप ने इसकी कल्पना भी नहीं करी होगी कभी। चाहे फिर रूस की तरफ से हो या फिर चाहे चीन की तरफ से हो या फिर कोई भी दुनिया का देश ऐसा हो जिसे ये समझ में आता हो कि ट्रंप अब तो वो नहीं है, या ट्रंप की वजह से अमेरिका वो नहीं है जिस अमेरिका की तरफ दुनिया बड़ी उम्मीदों के साथ व्यवहार या रिश्ते रखा करता था। व्यापारिक रिश्ते हो या स्ट्रेटेजिक रिलेशन हो, अभी हाल ही में जापान के पीएम ने ट्रंप का ये नाम लेकर के पद से इस्तीफा दे दिया था। ट्रंप इस समय दुनिया में अपनी नीतियों के चलते, फिर चाहे कनाडा के पीएम हो का इस्तीफा होना हो, जापान के पीएम का इस्तीफा हो, या फिर दुनिया में बेचारे कतर की हालत खराब करने वाला विषय हो, सबसे अविश्वस्त व्यक्ति बन करके उभरे हैं। इसी बीच में ब्राजील, जो की ब्रिक्स कंट्री है, वहां के राष्ट्रपति लूला है, उन्होंने हाल ही में ट्रंप के सबसे विश्वस्त जायर बोल्सोनारो, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे वहां के, उन्हें 27 साल की सजा सुनवा दी है। अब आप कहोगे, राष्ट्रपति सजा की कैसे सुनवा सकते हो? तो चलिए इसको हटा देते हम लोग। इसको ये तो कह सकते हैं ना कि लूला के समय में सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो को 27 साल की सजा सुनाई थी। और अगर ऐसा है तो इस बात का मायना ये निकल के आया है कि जिस ट्रंप ने ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ केवल इस बात के लिए लगाया था कि तुम लोगों ने, जो हमारे दोस्त है, उन लोगों ने बोल्सोनारो को गलत पनिश करा हुआ है, इसके लिए सिर्फ 50% लगाया था। विचार करो, सोचो कि ट्रंप के उस चहेते को लूला ने 27 साल की जेल करवा दी है। मतलब जिस बोल्सोनारो के लिए ब्राजील ऑलरेडी 50% का टैरिफ भुगत रहा है, उस बोल्सोनारो को लूला ने उठा के 27 साल जेल करवा दी है। आप यहाँ से समझ सकते हो कि आप यहाँ पर ब्राजील के पास इतनी हिम्मत है, इतनी ज्यादा हिम्मत है कि वो किससे, अमेरिका से सीधे सरेआम लड़ाई ले रहा है या सामने से मुसीबत मोल ले रहा है। लेकिन ये भी बात सच है कि आखिर में अमेरिका से ब्राजील अगर टक्कर ले रहा है तो ब्राजील के अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, ऐसी कुछ बना रखी होगी तर्जीह, जिसकी वजह से वो लड़ सके किससे, अमेरिका से। ठीक है, अब बोल्सोनारो को लूला ने उठा के जेल तो डाल दिया, लेकिन समझो कि ब्राजील के साथ अब क्या होने वाला है, या फिर ब्राजील कितना ज्यादा तैयारी करके ये सारा डिसीजन लिया हुआ है। अब ये विषय जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ब्राजील जो है ब्रिक्स कंट्री है, और ट्रंप ब्रिक्स कंट्रीज में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका सबको एक साथ एक तरह से ट्रीट करते हुए देखना चाहते हैं। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसका आधार इस बात पे आता है समझ के कि अमेरिका की तरफ से धमकी आ चुकी है कि हम कार्रवाई के लिए सोच रहे हैं, हम उचित रिस्पॉन्स देंगे, जैसा कि उस पूरे कारनामे का जो ब्राजील ने हमारे साथ किया हुआ है। अब इस विषय पर ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए एक फैसले की, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 27 साल की सजा सुना दी गई है, और 27 साल के साथ साथ 3 महीने और ऐड कर दिए गए हैं। आरोप लगा है कि आपने जो वर्तमान में की सरकार है उसको उखाड़ने के लिए कोप का, यानी कि सत्ता परिवर्तन करने का बात हो रही है, विद्रोह का, सैन्य सत्ता पलट का प्रयास किया है, कोशिश की है। तक कब किया था? 2022 में किया था। तो बोल्सोनारो को इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अब 27 साल की सजा सुना दी है वहां के। और 27 साल की सजा सुनाने के बाद में पहले ब्राजील के ऐसे राष्ट्रपति बन गए इतिहास में जिन्हें डेमोक्रेसी पर अटैक करने की इतनी बड़ी सजा मिल रही है। इन पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने आर्म्ड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पार्ट लिया है, इन्होंने वायलेंटली अबॉलिश करने का प्रयास किया, डेमोक्रेसी को इन्होंने तख्ता पलट का प्रयास किया है, और इन्होंने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया है, इन्होंने यहाँ तक कि सांस्कृतिक चीजों को नुकसान पहुंचाया है। इस तरह से 5 में से 4 जजेस ने ये फैसला लिया, जैसा कि इसमें तो ये निर्णय लिख दिया गया कि ये तो हुई निर्णय की बात। अब मैं आपको पूरी इतिहास जो बता देती हूँ, इस कहानी का जो इसकी स्टोरी है ना, वो हम आपको समझाते हैं। पहले थोड़ा सा ब्राजील को देख लेते हैं। देखिए, कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और जैसे कि अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील, लगभग 21 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। ब्राजील, जिसमें आप अमेजन के फॉरेस्ट और अमेजन नदी को जानते हैं, उसी ब्राजील के राष्ट्रपति हुआ करते थे जायर बोल्सोनारो, उनकी बात हो रही है फिलहाल। 21 तक राष्ट्रपति का पद संभाला था इन्होंने, 2021 तक अमेरिका में, और 2022 तक तो जाहिर बोल्सोनारो जो हैं ये भी राष्ट्रपति रह चुके थे। तो मतलब दोनों समकक्ष थे एक तरह से, बोल्सोनारो और ट्रंप। अच्छा, एक और चीज इसमें समझ लेते हैं। जहां तक बात हो ब्राजील की, तो ब्राजील G20 का सदस्य भी है, जैसे भारत G20 का सदस्य है और ब्रिक्स का भी ब्राजील है। तो ब्राजील का जो पहला सदस्य है वो ब्रिक्स ही है। यहाँ पर जायर बोल्सोनारो के बाद में लूला डी साल्वा की सरकार है। लेकिन अगर और पीछे मुड़ करके जैसे वो देखें हम, तो लूला 2022 के बीच के
ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 6 के बाद 2022 में जाकर के वापस लुला सरकार में आए थे। काफी चर्चा हुई थी, लेकिन बात अगर जाए बोल्सोनारो की करें तो बोल्सोनारो जो सत्ता में थे तब इन्होंने सत्ता में रहते हुए बहुत सारे विवादों में अपना नाम कमा दिया था। विवाद किस तरह के थे? जाहिर बोल्सोनारो से कई तरह के विवाद जुड़े थे, जिनमें से पहला विवाद था कि चुनावों को लेकर के इनकी विचारधारा। ये कहते थे कि अगर एक बार ब्राजील में ढंग से युद्ध छिड़ जाए तो उसके बाद में मतलब युद्ध छिड़ जाए तो सब चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी। वोटिंग में कुछ सही होता है, असल बदलाव तो ग्रेजुएट से होता है, मतलब ये देश के अंदर युद्ध छिड़ जाए तो बढ़िया रहे, इनका ये कहना था। उससे राष्ट्रपति फर्नांडोस के साथ 300 लोगों की मौत हो गया है। मतलब ये इस तरह की बातें खुलेआम बोलते हुए पाए जाते थे कि चुनाव में कुछ नहीं होता है, सत्ताएं बदलती रहती हैं, गृह युद्ध होता है और फिर कुछ लोग मारे जाते हैं। अच्छा, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करें तो इनसे पूछा जाता है कि ये क्या कहते हैं कि जेल से खूबसूरत कोई जगह होती नहीं है, कैदियों को बढ़िया से सजा मिलनी चाहिए और मैं ये मानता हूँ कि टॉर्चर करना चाहिए उनको। टॉर्चर के पक्ष में मैं हूँ। अपराधियों का बढ़िया टॉर्चर किया जाना चाहिए, इससे उनके खिलाफ मानवाधिकार कार्यकर्ता खड़े हो जाते थे। महिलाओं पर बेहुदा और अश्लील टिप्पणियां करने के लिए जाने जाते थे। जैसे अपनी एक संसद के बारे में इन्होंने बयान में कहा है, पाए गए हैं कि रिजोल्यू में मैं तुम्हारे साथ दुष्कर्म नहीं करना चाहता क्योंकि वो काफी गंदी दिखती है, वो मेरे टाइप की है नहीं, यू आर नॉट वर्दी फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, ऐसा उन्होंने सांसद को कहा। मतलब इस तरह से ये महिलाओं पर अपने मतलब अश्लील टिप्पणी उनके साथ बदतमीजी करते हुए भी रिपोर्ट है। टाइम मैगजीन ने इस खबर को उठाया भी था। अंतरराष्ट्रीय रिश्तों की बात करें तो ये बिल्कुल जैसे ट्रंप किसी के ऊपर भी कोई टिप्पणी करने से नहीं सकते थे, ये बिल्कुल वैसे ही थे। इनकी पत्नी 36 साल की थी। ऐसे ही जो इमैनुअल मैक्रोन है वो यंग एज में है, लेकिन उनकी वाइफ 66 साल की है। तो किसी ने ये टिप्पणी की कि इनकी तस्वीर से नीचे की आपका और मैक्रोन का लगभग एक जैसा ही मामला है, उनकी बीवी बड़ी है, आपकी बीवी छोटी है, दोनों लगभग ऐसे ही हैं, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस है इन लोगों में। ये उस पर लिखते हुए कमेंट करते हैं कि कृपया मैक्रोन को शर्मिंदा ना करो, मतलब कि ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी पार के आदमी हैं। कोरोना पर तो भाई साहब इन्होंने बहुत ही गजब बोला था। ब्राजील दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना में मौत देखने वाला देश बना था। इनके काल में इनमें पूछा गया तो कहते हैं कि यार कुछ तो लोग मरेंगे ही ना, कोरोना होगा तो कुछ तो मरेंगे ही, इसमें क्या ही दिक्कत है। मतलब बार बार इस सवाल को सुन करके मैं बोर हो चुका हूँ। कितने लोग मरे थे यार, लोग ज्यादा से ज्यादा मरे थे, क्या कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह के बयान देने के लिए जाने जाते थे, लेकिन ट्रंप के गजब फैन थे, जबरे फैन थे ट्रंप के। दोनों के बीच में जब मुलाकात होती थी तो फुटबॉल के ऊपर होती थी, दोनों की टीम्स के ऊपर होती थी, कौन किसको पसंद करता है इतने तक की एक दूसरे से पसंद करते हैं। जिन्हें लैटिन अमेरिका का दक्षिण अमेरिका का ट्रंप कहकर पुकारा जाता था। मतलब जब ये व्हाइट हाउस पहुंचे थे तो लिखा क्या गया था कि एक साथ दो ट्रंप बैठे हुए हैं, दोनों के विचार एक जैसे। अच्छा, इनका कार्यकाल चला, ब्राजील में 2022 के चुनाव हुए। जैसे ट्रंप 17 से 21 तक बैठे रहे, 21 के बाद तक लोगों के मन में ये आने लगा था कि ट्रंप जो है वो ट्रंप हट के बाइडेन आए थे। लेकिन जब ट्रंप सत्ता में जा रहे थे, बाइडेन सत्ता में आ रहे थे, उस समय पर ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिका में कैपिटल हिल वाली हिंसा की थी। आपको याद होगा जब ट्रंप के समर्थक निकल करके कैपिटल हिल के ऊपर हिंसा करने पहुंच गए थे, रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया था कि नहीं, हम ट्रंप को हटता हुआ नहीं मान सकते, बाइडेन को हम राष्ट्रपति नहीं मान सकते। ये चीज याद हो कि भाई साहब उसी से प्रेरणा ये ली थी। 2021 में अपने चाहने वालों से कहा कि देखो 2022 में ईवीएम से, वोटिंग मशीन से होगा चुनाव, मेरे खिलाफ वोटिंग हो सकती है क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है वो मेरे खिलाफ है, जबकि ये सिंह प्रेसिडेंट था 2021 में। लेकिन कोरोना इसमें संभला नहीं, इन समझ में आया नहीं कि जनता मेरे खिलाफ है और अपोजिशन मेरे खिलाफ हो गया। जब माहौल बना रही है 2021 में अपने समर्थकों से कहते हैं कि 2022 के जब चुनाव होंगे तो हो सकता है मेरे खिलाफ नतीजे आए, उन्हें मानना मत क्योंकि ईवीएम से गड़बड़ हो सकती है, अगर पर्ची से वोट डाले तो मैं जीत जाऊंगा, ईवीएम के साथ गड़बड़ हो सकती है। मुझे कुछ भारत की राजनीति सी उस समय के दौरान में याद आई थी। इस तरह की घटनाएं हमारे देश में भी ईवीएम के साथ चल रही थी। ईवीएम को लेकर के भाई ईवीएम है तो ईवीएम से मतलब मिस्टेक हो सकती है, चीटिंग की जा सकती है, ईवीएम मतलब ऐसा बोला गया था। ठीक है, अब अपनी बात की बात करते हैं देश की। ऐसा हुआ था, खैर जिस ईवीएम से बोल्सोनारो जीते थे वो ईवीएम पर ही सवाल उठा रहे थे कि उनके खिलाफ मत हो सकता। इसलिए मेरे चाहने वालों, ईवीएम के रिजल्ट को मत मानना और बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मेरे गुरु ने किया था। क्या किया था? जैसे ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल की हिंसा की थी, आप लोग भी हिंसा करने से पीछे मत हटना।
तो मैं खुद ही कहता हूँ कि गृह युद्ध होना चाहिए। भाई साहब, इस तरह का ज्ञान ये 2021 से अपने चाहने वालों को पिलाते आ रहे थे। अब आता है 2022 इलेक्शन होता है। पहले से ही जानते थे कि इलेक्शन में इनका हाल खराब होगा, लेकिन खुद से जनता को मोटिवेट जो 2021 से करते आ रहे थे वो की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। मस्जिद में गड़बड़ रहना ऐसा बुरा था, ये सब कुछ समझाते हुए आए थे और जनता इनके खिलाफ इस बात को समझती आ रही थी। चाहने वालों को लग रहा था ये चाहिए, अपोजिशन को ये समझ में आ रहा था कि ये आराम से हटने वाले हैं। जब इलेक्शन में उतरते हैं, इलेक्शन में खुद को हारता हुआ दिखते हैं, तो समर्थकों से अपने जो उनके सपोर्ट में रहते हैं उनसे कहते हैं कि आओ आगे लगा दो। मतलब यहाँ पर उसके बाद इतना कहते हैं कि जाओ ट्रम्प के रास्ते पर चलो, ट्रम्प का रास्ता बोले तो कैप्टन को आग के हवाले कर दो। वैसे ही इनकी राजधानी ब्राजीलिया के अंदर जो सरकारी इमारतें हैं, संसद, सुप्रीम कोर्ट उनके आग के हवाले कर देते हैं। 2022 के बाद 2022 में हुए इलेक्शन में ये जहाँ एक और हारे थे, इन्हें दिख रहा था कि मैं हार रहा हूँ, वही इनके समर्थक और इनकी पुलिस इनके कहने पर जहाँ लूला बड़ी मतों से विजय हो सकते थे, वहाँ रास्ते रोककर खड़ी थी। उसी बीच में एक जज ने आदेश देते हुए पुलिस की हेड से कहा कि यदि आपने रास्तों से इस ब्लॉकेट को नहीं हटाया तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। यही जज इस समय अमेरिका की सबसे ज्यादा जुड़े हुए थे। उस समय एक जज, उनका नाम अभी मैं आपको बताऊंगी, कुछ नाम तो है जैसे कि आपको बताया मिश कर किया है कि उन्होंने ये आदेश करते हुए कहा था कि साहब अगर रास्ता आप लोगों ने नहीं खोला तो लूला भाई ऑब्वियस सी बात है रास्ता ही जाम कर दिया। जहाँ पर लूला वोट जा सकते हैं वहाँ पुलिस रास्ता रोक कर बैठी है। ऐसे में वायलेंस बहुत तेजी से बढ़ने की न्यूज आ सकती है। बोल्सोनारो के समर्थक गन लेकर के निकलते हैं। लूला के समर्थक और लूला के जो कैंपेन करने वाले हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के प्रचार करने निकलते हैं। पूरी तरह से ब्राजील के अंदर लूला वर्सेस बोल्सोनारो में लूला के जीतने के चांसेस ज्यादा थे, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी सरकारी मशीनरी लगा दी। सरकारी मशीनरी, हाँ, उनका नाम मॉरिस था, जो जज साहब, उनका नाम मॉरिस था। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने आदेश दिया था कि रोड ब्लॉक लिफ्ट को अगर नहीं हटाया गया तो मैं पुलिस के चीफ को जेल में डाल दूंगा, क्योंकि ये जो रोड का ब्लॉकेज लगाया हुआ है, लोग रोड नहीं जा पा रहे हैं, इसको खोलो तभी जाकर के आगे की चीजें होंगी। अब एक तरह से इस समय फेयर इलेक्शन कराने का खूब प्रयास किया गया था। शुरुआत में पूरा जो पोल था, जैसे कि आता है प्री पोल, उसमें लग रहा था कि बोल्सोनारो केवल 80% वोट पाएंगे, लेकिन बोल्सोनारो ने सरकारी मशीनरी का उपयोग किया। परिणाम ये निकल कर आता है कि बोल्सोनारो 40% वोट प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन लूला 48% वोट के साथ 5% अधिक वोट के साथ चुनाव जीत गए। लूला का चुनाव जीतना हुआ समर्थक था पहले से, जैसे कि उन्होंने भरा हुआ था कि हाँ तुमको ऐसा करना है, जाकर के ट्रम्प के रास्ते पर चल देना है। यही हुआ। बोल्सोनारो ने जीत मानने से इनकार करके हार मानने से इनकार कर दिया। बोल्सोनारो ने अपनी तरफ से यही कहा कि मेरे साथ ईवीएम ने धोखा कर दिया है, और ईवीएम ने धोखा कर दिया है तो जाओ मेरे जानने वालों ट्रम्प के रास्ते पर चल पड़ो। ट्रम्प के रास्ते पर लोग चल पड़ते हैं। ब्राजील के अंदर आग और रोड जाम कर दिया जाता है। यहाँ की हेडलाइन बनती है, वायलेंस खूब पड़ा है। विकिपीडिया पर बताया बोल्सोनारो के जो सपोर्टर होते हैं उनके द्वारा बताया गया उन्हें समझाया जाता है। मतलब हर तरफ आप इसको आपको दिखेंगे कि आपके सामने आएंगे कि जिन ब्राजील के अंदर प्रोटेस्ट किस तरह से हुआ है, और ये आजादी को हिंसा के रूप में रिकॉग्नाइज हो जाता है। ये सारा का सारा कारनामा इन्हीं के किए धरे का होता है। इन्होंने ही जनता को उकसाया था। एक इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पर ये आती है कि वो क्या थी कि बोल्सोनारो ने जनता को भड़का दिया था, जाओ इस तरह से काम कर लो। वही दूसरी तरफ ये जो जज साहब बैठे हुए, इन्होंने इन पर नजर बनाई हुई थी कि बोल्सोनारो ऐसा कुछ ना करे, उसको करेगा जरूर। लेकिन भाई साहब, बोल्सोनारो जिस समय दंगे उभर रहे थे उस समय खुद निकल करके अमेरिका भाग जाते हैं, ताकि कल को एक प्रमाण रहे कि मैं उस समय हिंसा कराने वालों में और था ही नहीं। यहाँ पर खुद निकल करके फ्लोरिडा भाग जाते हैं। अमेरिका में तब तक बाइडेन की सरकार आ चुकी होती है। बाइडेन इनको समझाते हैं बोल्सोनारो को कि रिजल्ट को मान लो, हिंसा को मत भड़काओ। ये मानने से इनकार कर देते हैं कि मैं ये कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे जानने वाले इसको कर रहे हैं। रूलर सरकार में रहे कोई बात नहीं, ये सब इस तरह से वो बोलते हैं। कौन? बोल्सोनारो बोलते हैं। कहना है कि किसे कहते हैं? जो बाइडेन से अमेरिका के राष्ट्रपति थे कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अब फ्लोरिडा के निकल के आते हैं 21 दिसंबर को, और उनके चाहने वाले 8 जनवरी के दिन पूरा आग मचा देते हैं। 8 जनवरी 2023 को बढ़िया हिंसा होती है ब्राजील के अंदर। यूएस कैपिटल को जो अटैक हुआ था, बिल्कुल उससे मिलती जुलती हिंसा इसमें कंसीडर की जाती है।
सबको ये समझ में आ जाता है कि पहले से वो 1 साल पहले से कह रहे थे कि उनकी जनता ने उन्हें आदेश की पालना भी सब किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर पूरी नजर बनाए हुए थी। फाइनली 16 की इलेक्शन जीत चुके थे, तो चीजों को वापस लेकर आना था। अच्छा था इस बीच में बालकिनारो अब जब प्रोग्राम में चले जाते हैं तो वहां जाकर के वो अपने लिए लॉबिंग करने लग रहे थे कि भाई मुझे वापस सत्ता में बिठाओ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, जबकि जनता इन्हें वास्तविकता में इनसे तंग आकर इन्हें सत्ता से हटाया था। ये मार्च 2023 में वहां से लौट कर आते हैं। उन्हें समझाया जाता है कि अगर आप देश छोड़कर भाग गए हो फिर कभी राजनीति में एंट्री नहीं कर पाओगे। आप जाओ और कुछ लोग जिन्होंने 43% आपको वोट दिए हैं वो लोकल इलेक्शन में ही सही आपको साथ तो देंगे। आप जाइए और वहां जाकर के अपने लिए मत जाइए। ये वापस आते हैं और 500 से अधिक जगहों पर जहाँ पर मेयर सिलेक्शन होने हैं वहां पर अपने कैंडिडेट उतारते हैं। उनमें से कुछ लोगों को जीतने का भी मौका मिलता है, लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से नजर बनाए हुए थी। उम्मीद है मॉरिस के नजर में मॉरिस पूरी तरह तैयारी करके बैठे हुए थे कि तुम जब आओगे तुम पर मैं केस खोलूंगा। इसी बीच में वो अपना केस ओपन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, बाल्किनारो के पुत्र है एडुआर्डो बाल्किनारो, ये खुद उधर से निकल कर आते हैं। ये सारा का सारा केस जो है इनके खिलाफ केस खोलने के